मोल की डेफिनेशन है कि 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने भी एटम्स होंगे उन सबको आप गिन लो, उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम 1 मोल बोलते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि कार्बन ही क्यों, हम ऑक्सीजन का भी यूज कर सकते थे, और 12 ग्राम ही क्यों। तो इस बार ये पता करने के लिए मेरे पास 12 ग्राम कार्बन है और एक्चुअली मोल की वैल्यू आती है 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन हम ऐसे किसी बात को मानेंगे नहीं, तो हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है। अब इस माइक्रोस्कोप में बैठ के मैं सारे के सारे एटम्स गिनूंगा, उसके बाद हम पता करेंगे कि एक्चुअली मोल की वैल्यू कितनी है। मोल को डिफाइन किया गया था द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहली बात तो ये 0.012 किलोग्राम यानी कि 12 ग्राम क्यों? हम इसी जगह सीधे सीधे 1 किलोग्राम भी ले सकते थे, हमारे ऐसा यूनिट ऑफ मास है 1 किलोग्राम। और ये कार्बन 12 भी हमने क्यों लिया? हम हाइड्रोजन भी ले सकते थे, ज़्यादा सिंपलर एटम है, उसको पढ़ना ही है अगर हमें तो। और अगर मान लो हमारे पास एक 12 ग्राम हमने कार्बन का सैंपल ले लिया, वैसे एक कार्बन नहीं है, मेरे को एक्चुअली कार्बन मिला नहीं था, तो मैंने कहा कुछ तो काली काली चीज़ दिखाऊं जो कार्बन जैसा दिखे। मान लो हमारे पास 12 ग्राम कार्बन है, तो फिर हम इसमें गिनेंगे कैसे कि इसमें कितने एटम्स होते हैं? मान लो मेरे पास ये माइक्रोस्कोप है, इस माइक्रोस्कोप से हम एटम्स नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पर लाइट का यूज हो रहा है, लाइट की वेवलेंथ से कहीं छोटे होते हैं हमारे एटम का साइज, तो इसे देख पाना बड़ा मुश्किल है। तो फिर एक्चुअली ये मोल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की गई होगी, इसे कैसे गिना होगा, ये सभी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले पता करते हैं कि मोल की जरूरत क्यों पड़ी। मोल ऐसा यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी हमारे पास कोई भी चीज़ होती है वो कितनी है उसका अमाउंट, ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है। जैसे हमारे पास मान लो 1 दर्जन केले हैं, तो हम उसे गिनते हैं, हमारे पास 1 दर्जन केले हो गए। यहाँ पर 1 दर्जन या 1 डजन हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एक यूनिट है। लेकिन अगर हमारे पास मान लो एक ऐसा छोटा सा कार्बन का थोड़ा सा टुकड़ा है, हमें पता करना है इसमें कितने सारे एटम्स हैं, वो हम दर्जन से नहीं पता कर सकते, उसके लिए हमें मोल की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इसको हम इन्वर्स भी कर सकते हैं। मान लो हम बोलें कि 1 मोल बनाना, बिल्कुल ऐसा यूज़ किया जा सकता है, लेकिन 1 मोल बनाना इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसको पूरी अर्थ की साइज़ के बराबर हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं 1 डजन कार्बन एटम्स, तो 1 डजन कार्बन मतलब पता नहीं कितना छोटा होगा, हमें तो पता भी नहीं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो इतना छोटा होगा। स्केल के हिसाब से हम यूनिट्स को चुनते हैं। जब हम डे टू डे लाइफ में बात करते हैं तो हम डजन को यूज़ करेंगे, जब हम एटॉमिक पार्टिकल्स के अमाउंट की बात करते हैं तब हम मोल का यूज़ करते हैं, मोस्टली केमिस्ट्री में। अगर हम किसी तरीके से इस 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स हैं वो गिन लें तो हमें मोल की वैल्यू पता चल जाएगी, और जो वैल्यू आती है इतनी बड़ी, ये नंबर बहुत ही बड़ा है। और इसी को साइंटिफिक नोटेशन में इस तरीके से लिखा जाता है। और इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमें पहले बताया था एवोगाड्रो ने, इसलिए इसे एवोगाड्रो नंबर भी बोला जाता है। वैसे मोल कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए सवाल डायरेक्टली एग्जाम्स में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो आपको इसके बारे में प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप अनअकैडमी पे मेरी स्पेशल क्लास में आ सकते हो। अनअकैडमी पे सिर्फ मैं नहीं और भी बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं, तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, क्योंकि उससे आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। रैंक एक दिन में नहीं बढ़ती है, तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, और हर महीने वहाँ पे नए कोर्सेज लॉन्च होते हैं, तो प्लीज़ उसको ट्राई करना। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 साल वाला या 1 साल वाला सब्सक्रिप्शन लो, तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। और आप मेरा रेफरल कोड क्रैशअप यूज़ कर सकते हो ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। वैसे क्रैशअप क्या है, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे देखना। लेकिन प्लीज़ एक बार मेरी लाइव क्लास में ज़रूर आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब देखते हैं मोल की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है और मोल का ओरिजिन क्या है। अगर हमें 1 कप चाय बनानी है तो हम आधा कप दूध लेते हैं, आधा कप पानी लेते हैं, शक्कर डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, और इस तरह से हमारी चाय बन जाती है। अगर हमें 1 मॉलिक्यूल पानी बनाना है तो हम 2 एटम हाइड्रोजन के लेंगे, 1 एटम ऑक्सीजन का लेंगे, उससे हमें 1 मॉलिक्यूल पानी मिल जाता है। यहाँ तक चीज़ें समझना बहुत आसान है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आधा कप दूध, आधा कप पानी, 1 चम्मच शक्कर, ये सारी चीज़ें हम बड़ी आसानी से मेजर कर लेते हैं। लेकिन ये 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का, ये हमें दिखाई भी नहीं देगा, तो इनको मेजर कैसे किया जाए। अच्छा, और यहाँ पर देखो, आप देखोगे कि 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन और 1 ग्राम ऑक्सीजन मिलके हमें 3 ग्राम वाटर दे देगा? ये भी नहीं होता है, ये भी गलत है। इसीलिए हमें मोल की ज़रूरत पड़ती है। देखो, लैब में हम ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन का या तो वॉल्यूम नाप सकते हैं, उसका मास नाप सकते हैं, प्रेशर नाप सकते हैं, लेकिन उसमें कितने एटम है ये नापना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हमें कोई एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे हम ये इसका मास, जैसे 2 ग्राम, 4 ग्राम, 12 ग्राम,
उसको रिलेट कर पाएं कि उसके अंदर एक्चुअली कितनी संख्या में एटम्स या मॉलिक्यूल है। यही मोल कॉन्सेप्ट है। क्योंकि बात एटम्स की हो रही है तो देखते हैं कि ये एटम्स बने किस चीज से। एटम या पूरी की पूरी हमारी दुनिया बनी है सिर्फ 3 एलिमेंट्री पार्टिकल से, जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशन से सभी एलिमेंट्स बने हैं। जैसे कि एक प्रोटॉन से बनता है हाइड्रोजन, 2 प्रोटॉन होंगे तो वो बन जाएगा हीलियम, 6 प्रोटॉन होंगे तो वो बनेगा कार्बन, और अगर 8 प्रोटॉन है तो वो बन जाता है ऑक्सीजन। एलिमेंट्स में सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का ही अंतर होता है। अच्छा, इन एलिमेंट्स को लिखने का भी एक तरीका होता है। इन प्रोटॉन नंबर्स के हिसाब से हम किसी भी एलिमेंट को इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर ये देखो, एलिमेंट का सिंबल है और उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं उसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और उसमें कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उन दोनों को जोड़ के हम यहाँ पर मास नंबर लिखते हैं। अगर हमें हाइड्रोजन को इसी फॉर्मेट में लिखना है तो हम लिखेंगे H, जो कि हाइड्रोजन का सिंबल है। यहाँ पर लिख देंगे इसमें 1 प्रोटॉन है और इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी मिलाकर 1 है। हीलियम को लिखने के लिए हम लिखेंगे हीलियम, जो उसका सिंबल है। इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला करके 4 हमारे पास पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस में। कार्बन के लिए 6 प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही उसमें न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में, तो यहाँ हम वैल्यू लिख देंगे 12। और ऑक्सीजन के केस में यह आ जाता है 8 प्रोटॉन्स और 16 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का मास भी लगभग उतना होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास उससे काफ़ी ज़्यादा कम है, आप देख सकते हो। अच्छा, हमारी दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इन्हीं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन में है, और उनमें इंटीजर वैल्यूज होती है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की। जैसे 1 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, ऐसा नहीं होगा कि 1.5 प्रोटॉन है या 2.5 प्रोटॉन है। इंटीजर वैल्यूज वहाँ पे होंगी, आधा प्रोटॉन कुछ नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का मास मेनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है, और वो इसी के मल्टीपल्स में होगा। तो हम इस वैल्यू को एक यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने डिफाइन कर दी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 1 एटॉमिक यूनिट। यहाँ पे मैंने स्टार लगा रखा है, मतलब ये हम सिर्फ हमारे वीडियो के लिए इसे कंसिडर कर रहे हैं। इसको आप कंफ्यूज मत करना यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट से। ये हमारी एक नई यूनिट बन गई। इस यूनिट के हिसाब से अगर हमें देखना है तो प्रोटॉन का मास हो जाता है 1 एटॉमिक यूनिट, न्यूट्रॉन का मास भी हो जाता है 1 एटॉमिक यूनिट, और इलेक्ट्रॉन का मास हो जाता है लगभग 0। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स बने हुए हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन का मास हमें पता करना है तो यहाँ पे देखो सिर्फ 1 प्रोटॉन है, तो यहाँ पर मास हो जाएगा 1 एटॉमिक यूनिट, क्योंकि प्रोटॉन का मास 1 एटॉमिक यूनिट के बराबर है। इसी तरीके से हीलियम का मास कितना हो जाएगा? हीलियम में 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 ही न्यूट्रॉन, इसलिए 4 यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स थे, तो इसका मास हो जाता है 4 एटॉमिक यूनिट। कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, इसलिए कार्बन का जो मास हो जाता है वो हो जाता है 12 एटॉमिक यूनिट, और ऑक्सीजन का हो जाता है 16 एटॉमिक यूनिट। इस तरीके से एटम्स का मास नापने के लिए हमने एक नई यूनिट बना ली और उसने हमारी जिंदगी कितनी आसान कर दी। मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट है पोलोनियम 84210, तो इसको देख के ही हम बता सकते हैं कि इसका मास होगा 210 एटॉमिक यूनिट, क्योंकि इसके न्यूक्लियॉन्स की संख्या है 210। अब दुनिया के किसी भी एलिमेंट का अगर हमें ये पता है कि उसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं तो हम बता सकते हैं कि उसका एटॉमिक मास कितना होगा, जैसे 4 AU या 12 AU। अच्छा, ये हम बात करें एक सिंगल एटम की, लेकिन अगर मेरे पास ऐसे 10 एटम हो तब मास की वैल्यू क्या होगी? उस केस में ये 1 AU बन जाता है, 10 AU, 12 AU बन जाएगा, 120 AU, सारी चीज़ें 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर 10 की जगह 100 एटम्स होंगे तब हमारे पास 100 से सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इस तरीके से मास बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक नंबर ऐसा भी आएगा कि ये वैल्यू बढ़ते 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 12 ग्राम के बराबर हो जाएगी। ये 12 ग्राम ही क्यों लिया? देखो, यहाँ पे 12 एटॉमिक यूनिट थी, उसका एक नंबर ऐसा भी मल्टीपल होगा जो 12 ग्राम के बराबर होगा। हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम का मास होता है 1 AU, लेकिन उसके बहुत सारे एटम्स में ले लूंगा तो हमें 1 ग्राम मास भी मिल सकता है। अब वो नंबर 10 होगा, 100 होगा, या कुछ ना कुछ तो यहाँ पर नंबर ज़रूर होगा, और हमें एक्चुअली वही नंबर पता करना है। अगर हमें वो नंबर पता चल जाएगा तो कितने एटम लिए, यानी कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, उसको हम इस ग्राम से लिंक कर पाएंगे, क्योंकि ग्राम हम लैब में मेजर कर सकते हैं, और वही नंबर है एवोगैड्रोस नंबर। हमने डिफाइन किया था कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास होता है 1 एटॉमिक यूनिट, जिसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा, एक एटम का मास इतना है, लेकिन मैं 1 मोल एटम ले लूंगा अगर, तो उसका वजन हो जाना चाहिए 1 ग्राम। इस तरीके से हमें ये Na नंबर डिफाइन करना है। तो यहाँ से सिंपल सी कैलकुलेशन कर सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि इस Na की वैल्यू आ जाती है 1 ग्राम डिवाइडेड बाई एक प्रोटॉन का कितना वजन होने वाला है,
और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो हमारी वैल्यू आ जाती है लगभग इतनी 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इस नंबर का फायदा क्या है? देखो, हमारे हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम होता है सिर्फ 1 एटॉमिक यूनिट का, लेकिन अगर मैं बहुत सारे यानी कि 1 मोल एटम्स ले लूं तो मुझे वजन मिलता है 1 ग्राम। हमारे हीलियम एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है 4 AU, लेकिन मैं उसके 1 मोल यानी कि एग्जैक्टली इतने सारे एटम्स ले लूं तो मुझे उसका वजन मिल जाएगा 4 ग्राम। इसी तरीके से मुझे पता है कि अगर मेरे पास 12 ग्राम कार्बन है, जो कि ये रहा, अगर मेरे पास 12 ग्राम कार्बन है तो मुझे पता है क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 AU था, यानी कि इस 12 ग्राम में हमारे पास एग्जैक्टली 1 मोल यानी कि एग्जैक्टली इतने सारे एटम्स हैं। ये मोल कॉन्सेप्ट का फायदा। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट है पोलोनियम। पोलोनियम का होता है यहाँ पे 84210। तो पोलोनियम के 1 मोल एटम्स अगर मैं इकट्ठे कर लूं तो उन सबका वजन मिलाकर के हो जाएगा 210 ग्राम। बस हो गई लाइफ आसान। हमने ऐसी चीज जिसे हम काउंट नहीं कर सकते यानी कितने एटम्स हैं उसको लिंक कर दिया, उसका वजन कितना है। तो मोल कॉन्सेप्ट का काम यही है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसे हम लिंक कर देते हैं कि उसका मास कितना है उससे। आपकी बुक्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहीं से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन हेलो साइंस में पेट इतनी जल्दी नहीं भरता है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा और अंदर खोद के देखते हैं कि मोल में एक्चुअली चल क्या रहा है। हमने देखा कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स का मास हो जाता है 1 ग्राम। तो यहीं से हम मोल की डेफिनेशन बना सकते हैं कि मोल इज नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम हाइड्रोजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन में जितने भी एटम्स होते हैं उसी को 1 मोल संख्या बोला जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से 1 मोल हीलियम एटम का मास होता है 4 ग्राम। तो यहां से भी एक डेफिनेशन बन जाती है कि 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ग्राम ऑफ हीलियम। या फिर कार्बन से भी हम एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन। हमारे पास मोल की इतनी सारी डेफिनेशंस आ गई, फिर भी साइंटिस्ट ने ये कार्बन वाली डेफिनेशन को ही क्यों चुना? और अगर किसी को चुनना ही था तो ऑक्सीजन को चुनते, क्योंकि ऑक्सीजन सभी के साथ ऑक्साइड बना लेती है, रिएक्ट करती है, तो हमारी रिएक्शंस में कैलकुलेशंस आसान हो जाती है। और चुनना ही क्यों है? इन सभी तरीकों से हमारे मोल की वैल्यू तो सेम आनी चाहिए। ये जो नंबर है, फिक्स नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, उसकी वैल्यू हर केस में क्या अलग अलग आती है, यही सब पता करते हैं। हमने मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर यूनिट बना दी थी एटॉमिक यूनिट, और फिर 1 ग्राम को डिवाइड किया था 1 एटॉमिक यूनिट से यानी प्रोटॉन के मास से। उससे हमें ये वाला नंबर जो कि काफ़ी स्पेशल है वो मिलता है। अब हम बोल रहे हैं कि अगर हम अलग अलग डेफिनेशन का यूज़ करते हैं तो हमारे ये वाला नंबर बदल जाता है। ये नंबर कैसे बदल सकता है? देखो, ग्राम की वैल्यू तो फिक्स है, 1 ग्राम तो उतना ही रहता है, लेकिन ये एटॉमिक यूनिट अगर बदल जाएगी तो हमारा ये नंबर हर केस में अलग अलग आएगा। यानी हर केस में क्या मास ऑफ प्रोटॉन अलग होता है? हाइड्रोजन में, हीलियम में, कार्बन में, ऑक्सीजन में, क्या सभी में प्रोटॉन का मास अलग अलग होता है? और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अलग अलग एलिमेंट्स में एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन मान लो या मास ऑफ न्यूट्रॉन मान लो, एवरेज मास अलग अलग एलिमेंट्स में अलग आता है। ऐसा क्यों होता है? बाइंडिंग एनर्जी के कारण। अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? मान लो हमारे पास कुछ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं जो सब अलग अलग है, सब अलग अलग है, फिर बाद में वो मिल करके एक न्यूक्लियस बना लेते हैं, तो अब वो न्यूक्लियॉन्स है। तो इस केस में यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी बाहर निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि इसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी है उससे कम पोटेंशियल एनर्जी इसकी होगी, तभी तो ये स्टेबल है। कुछ एनर्जी निकल गई इसीलिए स्टेबल है। अगर यहाँ उल्टा केस होता तो ये फिर स्टेबल नहीं होता, यहाँ पर इस केस में ये फिर से न्यूक्लियस टूट जाता। ओके, यहाँ से जितनी भी एनर्जी निकली है आप उसको इस इक्वेशन में रख दो, E=mc²। तो यहाँ से आपको मास की कुछ वैल्यू पता चल जाएगी। यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो भी मास था उससे कुछ मास कम हो गया जो एनर्जी की फॉर्म में निकल गया, और हमारे पास थोड़ा कम मास यहाँ पे बचा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास 5 न्यूट्रॉन और 5 प्रोटॉन है और सभी का मास है 1 एटॉमिक यूनिट, 1 एटॉमिक यूनिट। टोटल हमारे पास 10 पार्टिकल है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टोटल मास हो जाता है 10 एटॉमिक यूनिट। अब जब ये सब मिलेंगे तो यहाँ पर हमें देख के लगेगा कि यहाँ पर टोटल मास होना चाहिए 10 एटॉमिक यूनिट, लेकिन यहाँ से कुछ एनर्जी निकली है। उस एनर्जी निकलने के कारण यहाँ पर जो टोटल मास है 10 एटॉमिक यूनिट की जगह मान लो 9.998 एटॉमिक यूनिट ही बचता है। इस तरीके से मास यहाँ पर कम हो जाता है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे कि टोटल मास था 10 एटॉमिक यूनिट, उसको आप डिवाइड कर दो 10 से, तो एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पर कितना आ जाता है? 1 एटॉमिक यूनिट। सभी न्यूक्लियॉन का एक एक एटॉमिक यूनिट मास है, लेकिन जब वो मिलकर के एक न्यूक्लियस बना लेते हैं तो अब ऑन एन एवरेज हर एक न्यूक्लियॉन का मास कितना है? इसको आप डिवाइड कर दो 10 से, तो 1 की जगह अब हमारे पास मास बचा है 0.9998 एटॉमिक यूनिट।
तो बाइंडिंग एनर्जी के कारण एवरेज मास न्यूक्लियॉन्स का कम हो जाता है। इसका मोल पे क्या फर्क पड़ता है? देखो, अगर हम हाइड्रोजन के हिसाब से मोल को डिफाइन कर दें तो हम बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम। अब इतने ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम में ले लूं तो यहां से मेरे को क्या मिलना चाहिए? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम, क्योंकि हमारे पास 16 न्यूक्लियॉन्स हैं सभी एटम में। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, बाइंडिंग एनर्जी के कारण हमारे पास यहाँ पर वैल्यू थोड़ी कम आ जाएगी। वो आ जाएगी मान लो 15.98 ग्राम। हमारे पास ऑक्सीजन में थे 16 न्यूक्लियॉन और 1 मोल न्यूक्लियॉन से हमें 16 ग्राम का मास मिलना चाहिए था, तो हमारी जिंदगी आसान थी। लेकिन हमें मिल जाता है 15.98 ग्राम। हमें कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए यहाँ पर एग्जैक्टली 16 ग्राम करना ही होगा। तो यहाँ पर हम थोड़े से एटम्स एक्स्ट्रा डाल देंगे ऑक्सीजन के। अब जैसे ही हम यहाँ पर थोड़े से एटम्स एक्स्ट्रा डालेंगे तो ये 1 मोल बचेगा नहीं, 1 मोल से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन से हमने जो मोल डिफाइन किया था वो ऑक्सीजन पे उतना अच्छे से काम नहीं करता, और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ कि ऑक्सीजन से अगर हम मोल डिफाइन करेंगे तो वो हाइड्रोजन पे काम नहीं करेगा। हमारे इस यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को लेकर आप इस तरीके से मोल को डिफाइन कर सकते हो, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी के कारण वो मोल की डेफिनेशन बाकी सभी जगह परफेक्टली फिट नहीं होगी। वो मोल इस मोल के बराबर नहीं होगा, इस मोल के बराबर नहीं होगा, किसी और मोल के बराबर नहीं होने वाला। तो सब जगह कैलकुलेशन में थोड़ा एरर तो आएगा ही। अगर हम कार्बन को लेकर के मोल को डिफाइन कर देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ C12 एटम इज एग्जैक्टली इक्वल टू 12 ग्राम। लेकिन इस मोल में जितने नंबर हैं वो लेकर के अगर मैं यहाँ आऊँगा तो मैं ये नहीं बोल सकता कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम हाइड्रोजन। यहाँ पे ये 1 ग्राम की जगह उससे थोड़ा ज़्यादा या कम वैल्यू आ सकती है। तो हमें इन सभी डेफिनेशन में किसी एक डेफिनेशन को तो चूज़ करना था कि किसे चूज़ करके हम मोल को डिफाइन कर दें। इनिशियली ऑक्सीजन को यूज़ करके मोल को डिफाइन किया गया था, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है और हम डे टू डे लाइफ में ऑक्सीजन का ज़्यादा यूज़ देखते हैं। लेकिन फिर 1960s में कार्बन को यूज करके मोल को रीडिफाइन कर दिया गया कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन 12। कार्बन 12 का क्या मतलब होता है? कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, उसमें 6 प्रोटॉन तो सभी कार्बन में होते हैं, लेकिन हो सकता है न्यूट्रॉन 7, 8 या 6 कुछ भी हो सकते हैं। तो हमारे पास कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है, इस तरीके से अलग अलग तरह के कार्बन होते हैं। मोल को डिफाइन किया गया है कार्बन 12 का यूज करके। अच्छा, कार्बन को चुनने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि ऑक्सीजन गैस है, तो कार्बन को रिलेटिवली हैंडल करना थोड़ा आसान होता है। और दूसरी बात, इनमें से आप किसी को भी लेकर के मोल डिफाइन कर लो, एरर तो सभी जगह आ ही रहा था बाकी एलिमेंट्स के लिए। तो हो सकता है जिसमें कम एरर आए, जिससे लेके हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी भी आसान हो जाए, उसको लेकर के रीडिफाइन किया जा सकता था मोल को। तो फिर कार्बन को लेकर के मोल को रीडिफाइन कर दिया गया। आपको यहाँ पर और एक सवाल पूछना चाहिए था कि हमें जब तक मोल नहीं पता था तो हमने ये सारी चीज़ें कैसे करी? हमें कैसे पता चला प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास क्या होते हैं, और फिर हमने ये एटॉमिक यूनिट भी डिफाइन कर दी। तो हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी पता थी, तब भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ये पता चल चुका था कि किसी भी एटम में जो मास होता है वो एक छोटे से सेंटर में वहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जो इस तरीके से उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ होता है। ये सारी चीज़ें पता चल चुकी थी। अगर आपको ये एग्जैक्ट मास नहीं भी पता हो तो भी आप पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट डिराइव कर सकते हो। बस ये नहीं पता होगा अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू, तो आप इस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 तक नहीं पहुंच पाओगे। बाकी पूरा मोल कॉन्सेप्ट आप डिराइव कर सकते हो। और एग्जैक्टली यही हुआ था एवोगैड्रो के साथ। तो हम जो नंबर पढ़ते हैं Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, एवोगैड्रोज नंबर, या फिर एक मोल में कितनी एंटिटीज होती हैं, वो भी एग्जैक्टली यही नंबर है। इसका हमें एवोगैड्रो ने सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया था, इसकी एक्चुअल कैलकुलेशंस बाद में किसी और ने की थी। हमारे पास ये जो इतने सारे ऑप्शन थे उसमें से कार्बन को चुना गया और हमारे पास मोल की डेफिनेशन आ गई कि 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन 12। अच्छा, कार्बन 12 में हमारे पास 12 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, और एक न्यूक्लियॉन का एवरेज मास की भी यहाँ से ही हमने डेफिनेशन निकाली। हमने बोल दिया अब इस 12 ग्राम कार्बन में जितने भी एटम होते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा, और उस मास का 1/12 कर दो तो हमें एक न्यूक्लियॉन का एवरेज मास पता चल जाएगा, और उसी को मास की यूनिट बना दिया गया। एक और नई प्रैक्टिकल मास की यूनिट, वो था 1 डाल्टन या फिर यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। इसी का यूज किया जा सकता था। अब ये 1 डाल्टन इज नॉट इक्वल टू 1 प्रोटॉन का मास या न्यूट्रॉन का मास, ये न्यूक्लियॉन्स का एवरेज मास है। हो सकता है 1 प्रोटॉन का मास उससे थोड़ा कम होता हो और न्यूट्रॉन का मास उससे थोड़ा ज़्यादा होता हो।
अच्छा, यहाँ पर हमें जो कार्बन यूज़ करना है वो अनबाउंड न्यूट्रल एटम होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके कहीं बॉन्ड्स बन रहे हैं या उस पर कुछ चार्ज वगैरह है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम ज़्यादा होगी और हमारे पास फिर वही बाइंडिंग एनर्जी वाला थोड़ा सा उसके कारण मास कम ज़्यादा आ सकता है। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ती है अगर हमें इस डाल्टन की न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, जो कि इतने किलोग्राम होती है, जो कि लगभग एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास के बराबर है। हमने देखा था कि किसी भी एलिमेंट का मास उसके न्यूक्लियॉन्स के कारण होता है, यानी कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मास के कारण। अगर उनका मास सभी जगह बराबर रहता तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान होती। सब जगह मास ऐसा हो जाता 1 एटॉमिक यूनिट, 4 एटॉमिक यूनिट, 12 एटॉमिक यूनिट या 16 एटॉमिक यूनिट। पर ऐसा नहीं होता है। बाइंडिंग एनर्जी के कारण यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए हमने फिर कार्बन को चुन करके एक एटॉमिक यूनिट डिफाइन कर दी और उसे हम बोलते हैं डाल्टन या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। अब बाई डेफिनेशन कार्बन के एटम का जो भी मास होगा उसे हम 12 डाल्टन डिफाइन कर दिया। वो हमेशा 12 डाल्टन होगा, उसका जो भी मास होता है वो एक्चुअली एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो यूनिवर्स में बदलती नहीं है। इसी डाल्टन के हिसाब से अगर हम बाकी जगह न्यूक्लियॉन्स का मास चेक करें तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारी 16 डाल्टन आनी चाहिए थी, अब वो देखो बाइंडिंग एनर्जी के कारण इतनी आ जाती है। यहाँ पर भी हमारे पास 4 डाल्टन का मास आना चाहिए था, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी के कारण ये मास कुछ और आता है और यहाँ पर वो मास कुछ और आता है। तो एक्चुअली प्रोटॉन का मास तो इतना होता है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी के कारण कम होकर के एवरेज मास हमारे प्रोटॉन का कुछ और हो जाता है और यहाँ पर वैल्यू देखो इससे थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पे 12 डाल्टन 12 न्यूक्लियॉन्स का मास है, 1 न्यूक्लियॉन का मास यहाँ पे सिर्फ 1 डाल्टन आता है, इस जगह पे 1 से थोड़ा ज़्यादा है। और एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है, जैसे जैसे हम हैवी एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं, यानी हमारे न्यूक्लियॉन्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा एवरेज मास पर न्यूक्लियॉन कम होता जा रहा है। देखो यहाँ पर सिर्फ एक न्यूक्लियॉन था, तो उस एक न्यूक्लियॉन का हमारा मास आ जाता है 1.0078 डाल्टन। यहाँ पर हमारे पास 4 न्यूक्लियॉन है, 4 न्यूक्लियॉन का मास कितना है ये, तो एवरेज मास पर न्यूक्लियॉन कितना हो जाएगा 4.0026 डिवाइडेड बाई 4, यानी 1.0008 समथिंग डाल्टन। यहाँ पर एग्जैक्टली 1 है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि इसको लेकर के तो हमने डाल्टन को डिफाइन किया है। यहाँ पे एग्जैक्टली इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। और इस केस में आप देखोगे तो हमारे पास इसको आप डिवाइड कर दो 16 से, ये एक्चुअली 1 से कम है, 0.999 समथिंग आएगा। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम हैवी एलिमेंट्स की तरफ जाते जा रहे हैं, हमारा एवरेज मास पर न्यूक्लियॉन कम होता जा रहा है। कितना कम होता जाएगा? एक्चुअली ज़्यादा आगे जाओगे तो ज़्यादा कम नहीं होएगा। अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाता तो फिर हम कार्बन को लेकर के मोल डिफाइन नहीं करते, उस कहीं तो मिड रेंज मिलेगी हमें, वहाँ पर जाकर के मोल को डिफाइन करते। मोल की हमारे पास डेफिनेशन आ गई कि 12 ग्राम कार्बन में हमारे पास कितने एटम्स होते हैं, पर क्या हम माइक्रोस्कोप लेकर के उन्हें गिनने बैठेंगे? वो तो पॉसिबल है नहीं। तो ये मोल एक्चुअली पता कैसे किया जाता है? इसको मोल को पता करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ऐसे डायरेक्टली पता कर पाना मुश्किल है। 12 ग्राम कार्बन हम नाप सकते हैं लैब में, लेकिन मास ऑफ कार्बन 12 एटम, एक एटम का मास हमें अभी तक नहीं पता। ये सारी हवाई बातें हो रही थी, ये सब पता कैसे करें इस मोल की वैल्यू एक्चुअली कितनी है। तो इस तरीके से एटम गिन पाना मुश्किल होता है, लेकिन हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस के जरिए ये पता चल गया था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। फिर उसके कई सालों बाद हमें पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो उसको अगर हम डिवाइड करें तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, उससे हमें 1 मोल की वैल्यू मिल जाती है। इसी को पता करने का और एक सोफिस्टिकेटेड तरीका है एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। इसमें क्या होता है, देखो हमारे पास जब भी कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एटम्स एक ऑर्डर में जमे हुए होते हैं, उस पर हम इस तरीके से एक्सरे डालते हैं और यहाँ पर हमें कहीं पर डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है। अब इस डिफ्रैक्शन पैटर्न से हम मोल कैसे पता करेंगे? हमें एक्चुअली 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स है वो बैठ करके गिनने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये पता कर लें कि इस इतने छोटे से क्रिस्टल में कितने एटम्स है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो भी हमें मोल की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पर फिर दिक्कत आ जाती है कि हमें इतने समय पैटर्न दे के पता तो चल जाएगा कितने नंबर ऑफ एटम्स है, लेकिन उनका मास कैसे पता करेंगे? देखो इस पैटर्न से हमें पता चलता है कि कितने पार्टिकल्स यहाँ पर हैं, साथ में इसके डायमेंशन भी पता चल जाते हैं। अब इस डायमेंशन को आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास पता कर सकते हो, और डेंसिटी आप इतने छोटे से सैंपल की लो या इतने बड़े क्रिस्टल की डेंसिटी लो, डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। इस तरीके से डेंसिटी और एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न का यूज़ करके आप मोल की काफ़ी प्रिसाइज वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अब है तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही, और एक्सपेरिमेंट सही हो या गलत हो, उसमें एक चीज़ पक्की होती है कि उसमें एरर ज़रूर आएगा। तो हो सकता है हमारे मोल की वैल्यू ये होती है, मोल यानी कि हो सकता है कि हमारे 12 ग्राम कार्बन 12 में इतने सारे एटम्स होते हों, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम सिर्फ इतना ही पता कर पाएँ, उससे ज़्यादा प्रिसीजन से हम नाप ही नहीं सकते, काउंट ही नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए?
अब क्योंकि मोल हमारी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको भी इस तरीके से एरर वाली हम नहीं रख सकते, इसीलिए मोल को भी रीडिफाइन किया गया। बोल दिया गया कि आज तक हम इस मोल की जितनी भी प्रिसाइज वैल्यू को नाप पाए हैं अब से उसको वहीं फिक्स कर देते हैं। आज से इसी को हम 1 मोल बोलेंगे। 12 ग्राम कार्बन में हो सकता है उससे एक एटम ज्यादा हो, लेकिन फिर भी मोल तो यही वाला रहने वाला है। मोल की हमारी पुरानी डेफिनेशन थी कि 12 ग्राम कार्बन 12 में, यानी इसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स थे उसको हम बोलते थे 1 मोल, लेकिन उसे रीडिफाइन कर दिया गया क्योंकि इसमें थोड़ा सा एरर रहता था। तो अब आप बोलोगे कि आपने रीडिफाइन क्यों कर दिया, थोड़ा वेट कर लेते, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती, फिर हो सकता है हम इसको एग्जैक्ट प्रिसीजन के साथ यहीं से मोल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, फिर हमको इस तरीके से रीडिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी ट्रिकी सी पार्ट है, वो देखो। मान लो हम बाजार 1 किलो आलू लेने जाते हैं तो हम एक तरफ 1 किलो का वेट रख देते हैं और दूसरी तरफ आलू डालते जाते हैं। हम आलू तब तक डालते हैं जब तक ये आलू वाली साइड नीचे ना आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आलू वाली साइड एग्जैक्टली 1 किलो के बराबर हो जाए, या तो वो उससे हल्की होगी या वो उससे भारी होगी। कोई चांस ही नहीं है कि दोनों एग्जैक्टली बराबर हो जाए। और सेम होगा यहाँ पर इस वाली डेफिनेशन में। एक तरफ हम रख देंगे 12 ग्राम और दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक एक करके एटम डालते जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये दोनों एग्जैक्टली बराबर हो जाए। किसी ना किसी लेवल पे जाके उसमें थोड़ा सा एरर जरूर रहेगा। इस डेफिनेशन के हिसाब से मोल की जो भी वैल्यू आती है वो एक इररेशनल नंबर होता, वो एक इंटीजर नहीं होता। तो यहाँ पर हम एटम डालते आते ऐसा 100% श्योर हूं मैं कि वो दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। अगर मोल को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट बनाना है तो एटलीस्ट वो इंटीजर तो होना चाहिए। क्या इररेशनल सा नंबर लेकर के हम आ गए पाई की तरह। पाई को कैसे यूनिट बना दें, उस तरह की चीज़ है। उसमें डेसिमल के बाद क्या आता जाएगा हमें नहीं पता, इसलिए ये वाली डेफिनेशन तो अपने आप में ही झोलती, उसे तो हमें हटाना ही था, इसीलिए एक फिक्स नंबर कर दिया गया। इसका मतलब 1 मोल कार्बन एटम का मास हमेशा 12 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम ही होगा, कभी भी एग्जैक्टली 12 ग्राम नहीं होगा। और यहीं पर आता है मेरा दूसरा सवाल, कि दूसरा या तीसरा है जो भी है, एक और सवाल आता है कि मोल और प्रीफिक्स में क्या डिफरेंस है, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एसआई प्रीफिक्स में क्या अंतर है। देखो, इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 किलो चावल इतना होता है, क्यों? क्योंकि किलो का मतलब होता है सिर्फ 1000, तो इसमें अगर 1000 चावल के दाने हैं तो ये हमारा 1 किलो चावल हो गया। उस वीडियो में मैंने बोला था कि 1 किलो चावल का मतलब होता है चावल के 1000 दाने, जो कि एक्चुअली गलत है। वो उस वीडियो में समझाने के लिए ज़रूरी था, लेकिन मुझे पता था ये गलत है और मुझे पता था नेक्स्ट वीडियो मोल के बारे में, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ क्लैरिफाई करूँगा। हमारे पास 2 चीज़ें, एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एक होता है बस एसआई प्रीफिक्स। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्चुअली फिजिकल एंटिटीज होती है, मतलब 1 2 3 4 5 आप उन्हें गिन सकते हो। एसआई प्रीफिक्स कोई गिनने वाली चीज़ नहीं है, वो एक मल्टीपल है। जैसे हमारे पास मान लो 1 मीटर है तो उसके आगे मैं किलो लगा दूंगा तो मेरे पास किलोमीटर आ जाएगा, उसका 1000 मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। लेकिन अगर मेरे पास एक मोबाइल है इस तरीके से, इसके आगे मैं किलो नहीं लगा सकता, इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे मेरे पास 1000 फ़ोन है, तो उस केस में ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाता है। और जब मैं किलोमीटर के आगे लगाता हूँ तो वो एक मल्टीपल हो जाता है। और यहाँ पर यही डेफिनेशन हमें समझने की ज़रूरत है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एसआई प्रीफिक्स में थोड़ा सा अंतर है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कभी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक बेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनाते, क्योंकि हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मोल है, ऐसा यूनिट है, वो एक्चुअली 0.602 इंटू 10⁻24 इसे बोल सकते हैं। जबकि हमारे पास एक सिमिलर एसआई प्रीफिक्स है योटा। योटा की वैल्यू होती है 10⁻24। तो हम इसको एक फिजिकल बेस क्वांटिटी क्यों बनाते हैं अगर हमारे पास एसआई प्रीफिक्स से ही काम चल जाता। ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसे आप एक्चुअली नाप सकते हो, ये सिर्फ एक मल्टीपल है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है 100 मिलीलीटर दाल, यानी कि 1 कप भर के अगर हमारे पास दाल है तो यहाँ पे हमने मिली लीटर के आगे लगाया। लीटर एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका एक मल्टीपल है मिली, और उसका भी एक और मल्टीपल है 100। तो इस तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है, यहाँ पर ऐसा ही प्रीफिक्स यूज हुआ है। जबकि यहाँ पर हमने बोला है दाल के दाने। अब दाना एक एंटिटी है और उसके 1000 अब वैसी सेम चीज़ ले लोगे तो वो बन जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मुझे हमेशा लगता था कि हमारे पास अगर ऐसा ही प्रीफिक्स हैं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बेस क्वांटिटी बनाने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन इनमें बहुत ही सटल सा डिफरेंस है। हमारी रोज़मर्रा की भाषा में शायद उसका फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन डिफरेंस है, पता होना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट और एवोगैड्रोस नंबर के बारे में जानकर आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और आप कैसे अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हैं, ये जानने के लिए हम मिलेंगे अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर। अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री होती हैं, जहाँ होता है लाइव इंटरेक्शन और बहुत सारी मस्ती। वैसे अनअकैडमी पे सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ाता हूँ, बल्कि इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ाते हैं।
आपका गोल चाहे जो भी हो, IIT JEE नीट या फिर CBSE फाउंडेशन, प्लस सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे कि डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस। तो एक सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 1 साल या 2 साल वाला कोर्स खरीदो, क्योंकि यहाँ पर हर महीने काफ़ी सारे नए एजुकेटर्स आते रहते हैं और काफ़ी सारे नए कोर्सेज लॉन्च होते रहते हैं। और आपको मेरी तरफ से मिलता है एक छोटा सा गिफ्ट, 10% डिस्काउंट, अगर आप मेरा रेफरल कोड क्रैशअप यूज़ करो। भूलना मत, क्रैशअप। क्रैशअप वैसे है क्या? मेरा यूट्यूब चैनल जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन है, साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो सब चलो आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मत भूलना, क्रैशअप। तो अनअकैडमी प्लस के आओ मिलते हैं, अपनी लाइव क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो डाउनलोड करो अनअकैडमी लर्निंग ऐप और आओ मेरी स्पेशल क्लास में जहां हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। और हेलो साइंस पे और भी वीडियोस लेके मैं आता रहूँगा, तो प्लीज़ हेलो साइंस को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये आपने जो दूध डाला, ये ml में तो आपने 20-25 मिलीलीटर डाला है, मगर इसमें अगर मॉलिक्यूल हम गिनेंगे तो कितने मोल्स आपने इसमें दूध डाल दिया? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू जितना ml है। यानी आप कह रहे हो कि 1 ml में 1 मोल इसमें दूध था। और हल्दी कौन काउंट करेगा? साइंस की धज्जियां उड़ रही हैं, पर इम्यूनिटी बढ़ रही है। और 23 नहीं होता है, 23 होता है। 23 नहीं होता है, 23 नहीं होता, 23 होता है, जो कि मेरी एज भी है।